इस वीडियो में हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है और इसके साथ ही अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको हम लोग किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण जो संतुलित है उसका महत्व क्या है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित होता है और ये जो संरक्षित द्रव्यमान है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि इस द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले जितना था, अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहता है। यानी कि जो अभिकारक तत्व हैं उनका कुल द्रव्यमान और जो दाईं तरफ ये उत्पाद हैं और इधर में अभिकारक है, इनका कुल द्रव्यमान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम एक और कहें कि अभिकारक में जितने परमाणु होते हैं ना, इनकी संख्या, ठीक है, हर एक जो तत्व है उसकी संख्या, और उत्पाद में जो हर एक तत्व आया इनकी संख्या भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। एक तो उत्पाद का जो द्रव्यमान है और अभिकारक, इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद। दूसरा, इनके जो तत्वों की संख्या है, अभिकारक में कितने तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है किसी भी अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि ये किस नियम को सही सिद्ध करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। अगर संतुलित नहीं हुआ तो ये नियम क्या कहलाएगा, गलत, जबकि ऐसा नहीं है, ये नियम सही होता है और हर एक अभिक्रिया में ऐसा होता भी है। हम लोग उदाहरणों की सहायता से द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी अभिक्रिया को क्या करना सीखेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। ये हम लोगों ने जलाया और जो उत्पाद बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को हम देखें ना, तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या अभिकारक में ज़्यादा है, उत्पाद में कम है। अभिकारक में कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद में 1 ही है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो हम लोग 1 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो इस ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। और ये 2 हम लोग लिखते कहाँ हैं, ठीक सामने, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, अभिकारक में भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन किसकी संख्या बदल गई, मैग्नीशियम की। 1 था, अभी 2 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक साइड भी मैग्नीशियम के सामने 2 लिख देंगे। अब क्या है हमारा, इधर में मैग्नीशियम भी 2 है और इधर भी मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन भी 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। लिखते समय ध्यान रखना है कि संख्याओं को हम लोग हमेशा सामने ही लिखेंगे, कहीं पर भी नीचे पीछे कहीं नहीं। हम लोग संख्याओं को क्या करेंगे, जो संकेत है इस संकेत के सामने ही लिखने वाले हैं, ठीक। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, जिंक धातु है, इसकी हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। इसमें क्या बनता है, ये विस्थापन अभिक्रिया है और जिंक सल्फेट के साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस। हम लोग कणों की संख्या क्या करते हैं, इनकी गिनती करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या क्या है, बराबर है, और SO4 ये भी बराबर है, जिंक की संख्या भी बराबर है। तो ये समीकरण क्या है, ये खुद ही संतुलित है। इससे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, चाहे वो जिंक हो या फिर हाइड्रोजन हो या सल्फर ऑक्सीजन, इनकी संख्या आपस में क्या है, बराबर है, तीर के दोनों तरफ बराबर है। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन गैस और उसके साथ क्लोरीन गैस। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है ना, तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब ये संख्या में क्या अंतर दिख रहा है,
बाईं तरफ क्या है, हाइड्रोजन 2 की संख्या में है और क्लोरीन भी 2 की संख्या में, जबकि दाईं तरफ इन दोनों की संख्या 1-1 है। अब क्योंकि दोनों की संख्या 2-2 है, तो हम अगर सामने 2 लिखते हैं तो इन दोनों की संख्या क्या हो जाती है, अभिकारकों की संख्या के बराबर। तो हमने बस इस अभिक्रिया में क्या किया है कि HCl के सामने क्या लिखा, 2। अब इससे क्या हो गया, 2 HCl और 2 क्लोरीन दोनों ही हो गया, और इधर भी 2 हाइड्रोजन है परमाणु और इधर यहाँ भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो दोनों तरफ क्या हो गए, इन दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, और ये अभिक्रिया अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, किसका हम लोग लेते हैं, सोडियम और उसके साथ लेते हैं जल, और इससे बनेगा सोडियम ऑक्साइड और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या अंतर दिख रहा है, बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है। हम लोग संख्या गिनते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, दूसरी तरफ भी 1 है, ये भी बराबर है। संख्या में किसके अंतर आ रहा है, यहाँ पर सोडियम 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक की साइड में सोडियम के सामने 2 लिख देंगे। अब ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों की संख्या दाईं तरफ सोडियम की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या के क्या हो गई है, बराबर। तो जब संख्याएं बराबर हो गई तो अभिक्रिया, उसका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। हम लोग इसके साथ एक और उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण हम लोग ले, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसके साथ हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। तीर, और इसमें क्या बनता है इस अभिक्रिया में, बेरियम सल्फेट और साथ में बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हम कोशिश करेंगे, ये देख के तो बड़ा टफ लग रहा है कि इनमें संख्या ज़्यादा है कम कम है, तो ये कैसे बनाएंगे। अंतर क्या हो रहा है, सल्फेट हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट में ज़्यादा परमाणु दिख रहे हैं ना, तो यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। क्या शुरू करते हैं, सल्फेट से शुरू करते हैं। सल्फेट कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेरियम सल्फेट के आगे 3 लिख देते हैं। कोशिश कर रहे हैं, अगर एक बार में ये सारे बराबर हो गए तो सही, नहीं तो हम लोग इसको फिर दूसरी बार बनाएंगे। सल्फेट की संख्या 3 हो गई, हम लोगों ने बेरियम सल्फेट के सामने 3 लिख दिया। अब ये क्या हो गया, सल्फेट 3 हो गया, लेकिन बेरियम की संख्या भी बदल गई, ये भी 3 हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, बेरियम के सामने भी 3 लिख देंगे। अब क्या हुआ, अंतर क्या हुआ कि क्लोरीन की संख्या 6 हो गई, 6 हो गई ना, लेकिन क्लोरीन है यहाँ पे 3। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो अब देखो ये ऑटोमेटिक सब बराबर हो गया। एल्युमिनियम की संख्या भी 2 बराबर हो गई, क्लोरीन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, बेरियम जो है वो 3 हो गया, और सल्फेट भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हुए, और कहाँ से शुरुआत करेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट के पास थी, तो हम लोगों ने इससे शुरुआत की, और इससे शुरुआत करते हुए हम लोग दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास और चौथे के पास गए, और पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, हमारी संतुलित हो गई। तो संतुलित करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग शुरू कहाँ से करें। तो अक्सर जो है हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु हैं, और फिर बाकी के पास जाते हैं। दूसरी बात हम ये ध्यान में रखते हैं कि किसी के भी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबके सूत्र वैसे ही बने रहते हैं। हम लोग संख्याओं को कहाँ लिखते हैं, लिखे हुए सूत्र के सामने लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 इस सूत्र के सामने लिखा, 3 बेरियम सल्फेट के सामने है, और ये जो बेरियम क्लोराइड के सामने 3 है, ये भी इसके सूत्र के सामने है। हम लोग कभी भी इस पूरे सूत्र को नहीं बदलते हैं। तो हमें लिखते समय क्या ध्यान में रखना है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा हो वहाँ से शुरू करें, संख्याओं को हमेशा सामने लिखें, और उसके बाद क्या करना है कि गिनती कर लेना है कि अगर बराबर हो गया तो ये संतुलित हो गया। इसके बाद एक और हम लोग
चीज़ ये जानते हैं कि जब भी हम लोग संतुलित करते हैं ना, तो क्लास 10th में हम लोगों को छोटे छोटे सरल अभिक्रियाओं को ही, समीकरण को ही संतुलित करना है। और इनको संतुलित करने के लिए अगर हम कहें संख्या 2, 3 और 4 का उपयोग करें ना, तो हमारी कई सारी अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, वो संतुलित हो जाती हैं। हमें इनसे ज़्यादा बड़ी संख्याओं के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं और क्या करना है ना कि कोशिश करना है, यानी कि कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसके सामने हम लोग 2 लिख के देखेंगे, 3 लिख कर देखेंगे, 4 लिख कर देखेंगे। अगर 2 से बराबर नहीं होता है तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। किसी भी संख्या से हम लोग ये कोशिश करेंगे। और ये मेथड क्या होता है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल मतलब कोशिश करते रहो, एरर से क्या हुआ, गलती हुआ। अगर गलती हुई तो फिर से कोशिश करो, और फिर गलती हुई तो फिर से कोशिश करो। और ये तब तक कोशिश करनी है जब तक कि वो सही ना हो जाए और अब समीकरण संतुलित ना हो जाए। एक अंतिम उदाहरण हम लोग लेते हैं और समीकरण को संतुलित करने का समझते हैं। हम लोग लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनना चाहिए, ये एक क्षार है और ये अम्ल है। इनकी अभिक्रिया में बनता है एक लवण Na2SO4 और साथ में बनता है जल। हम लोग परमाणुओं की संख्या देखते हैं तो देखकर नहीं, बराबर नहीं लग रहा। H2 तो बराबर लग रहा है, लेकिन सोडियम की संख्या और यहाँ पर भी एक H एक्स्ट्रा आया है, तो ये संख्या बराबर नहीं हो रही है। हम लोग कोशिश करते हैं इन सारी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की। हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिख रहा है, ये H2SO4 Na2SO4 में दिख रहा है ना, ये संख्या सबसे ज़्यादा है परमाणुओं की। हम लोग किधर से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं। मान लेते हैं सोडियम सल्फेट से। SO4 तो बराबर दिख रहा है, सोडियम की संख्या उत्पाद की तरफ 2 है, इधर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। तो ये सोडियम 2 यहाँ पर भी बराबर हो गया। अब हम लोग फिर से गिनती करेंगे, 1 लिखे गिनती करेंगे। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, लेकिन अभी क्या हो गया, और 2, तो ये बाईं तरफ कितना हाइड्रोजन हो गया, 4। और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई, 2। लेकिन दाईं तरफ ऐसा नहीं है, दाईं तरफ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। क्या हम लोग अगर इसके सामने 2 लिखें तो ये बराबर हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 एकम 2 ये ऑक्सीजन हो गया। तो अब क्या हो गया, दोनों तरफ सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फेट, इन सब के परमाणुओं की संख्या बराबर। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 सल्फर था 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन। तो ये पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, पूरी समीकरण हमारा संतुलित हो गया। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। ये आसान है, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हम लोगों को ये धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन है H3, आपको बस संख्याओं को सामने लिख कर देखना है। अगर डर लग रहा है ना बनाने में कि गलत हो जाएगा एक बार में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं। और उसके बाद जब वो संतुलित हो जाए, यानी कि दोनों तरफ सबकी संख्या बराबर हो जाए, तब हम लोग उसको पेन से लिख सकते हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल। और कई बार क्या होगा ना कि अगर सवाल में कोई समीकरण दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो पहले से ही संतुलित हो, उसको संतुलित करने की आवश्यकता भी नहीं हो। ये दूसरा सवाल हो गया। और 2 सवाल देते हैं। एल्युमिनियम के साथ कॉपर क्लोराइड है और ये विस्थापन अभिक्रिया होगी और बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये हो गया। और ये अंतिम सवाल देते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, और ये बनता है पोटेशियम आयोडाइड और साथ में बनता है बेरियम ब्रोमाइड। इन सबको आपको हल करना है। हल करते हुए बस ये ध्यान में रखना है कि हम लोग जो भी संख्या लिखेंगे, जैसे अभी उदाहरण के लिए
हम अगर कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लेते हैं x, तो ये सामने लिखेंगे। अगर y लिख रहे हैं तो वो भी हम लोग सामने लिखेंगे। हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पर कभी भी कोई संख्या लिखकर किसी का सूत्र नहीं बदलते हैं। अगर हम नीचे लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग उस समीकरण को गलत कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग संख्याओं को कहाँ लिखते हैं, हमेशा सामने लिखते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कि संख्या जब भी लिखेंगे सामने लिखेंगे और दोनों तरफ लिखना होता है। हम लोग अभिकारकों की तरफ भी संख्या को लिख सकते हैं और हम लोग उत्पाद की तरफ भी संख्या लिख सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं आपको मना किया जाएगा कि हम लोग बस उत्पाद की तरफ ही ये संख्या लिखते जाएं और हम लोग इधर नहीं लिख सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग दोनों ही तरफ किसी भी अणु के सामने उस संख्या को लिख सकते हैं, जिससे क्या हो, हमारा एम ही है कि हमारा समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर हो जाए। इधर जितने ब्रोमीन, उधर दाएं तरफ भी इतने ही ब्रोमीन होने चाहिए। तो आप इन सब का अभ्यास करेंगे तो ये ज़रूर आपसे बनेगा।